अगर आप बात नहीं करेंगे तो जातिवाद नहीं है देश में। एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, और एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। क्यों लिखना पड़ा? तुम कत बाभन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। ये जातिवाद बनाया किसने? इस देश के बुद्धिजीवियों की इससे बड़ी शर्मनाक बौद्धिकता क्या होगी कि ये जातिवादी कहते हैं अंबेडकर को, कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। जाति की बात करने वाला जातिवादी नहीं है। कौन है? जाति छिपाने वाला। अपना बेटा बेटी को कभी दंगा में नहीं बचाएगा, रामनवमी के जुलूस में नहीं शामिल कराएगा, कांवड़ लेने नहीं जाएगा। सबका बेटा बेटी किसी कॉन्वेंट स्कूल में हजारों रुपए फीस देकर पढ़ता है, फिर विदेश में पढ़ने जाता है और करोड़ों रुपए के पैकेज पे काम करता है। कौन कर रहा था हमला? बाबर, औरंगजेब, हुमायूं। तो अब हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अभी पीछे हमने देखा कि एक बिल आया, यूजीसी बिल, और उसको लेकर के जिस तरीके से एक तबके द्वारा सड़क पर विरोध हुआ, उस पर बातचीत करेंगे, तमाम चीज़ें। लेकिन एक बात जो मुझे परेशान करती है, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो ये कि जाति की बात जैसे ही करते हैं, जातीय भेदभाव की बात जैसे ही होती है, तो सामने से कहा जाता है कि आप हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं, और एक नारा दिया जाता है, बटेंगे तो डैश डैश डैश। नहीं चर्चा करते हैं उसकी। मैं यही आपसे समझना चाहता हूं कि फिर क्यों आप लोग जाति की बात करते हैं? क्यों जाति की बात करना जरूरी है आज के समय में? ये वही हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है। हाँ, बहुत। तो मतलब ये हिंदू धर्म अगर कमजोर होना था तो ये जाति बनाई किसने? पहला सवाल मेरा। मतलब ईसाइयों ने तो बनाई नहीं होगी, बुद्धिस्ट तो मानते नहीं थे जातिवाद, मुसलमान भी नहीं बनाए होंगे। मतलब भारत के वर्ण व्यवस्था को बनाने में किसी मुसलमान की भूमिका नहीं है, ये आप भी मानते होंगे। वर्ण व्यवस्था को अगर इस देश के शूद्रों ने बनाया होता तो किसी किताब में ये नहीं लिखते कि पैरों से मैं पैदा हुआ, मैं अगर श्रेष्ठ कोई है जो मुख से पैदा हुआ उसके बगल में बैठ जाऊं तो डैश 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 कर देना, वो तो नहीं लिखते। कोई अगर पिछड़ा दलित बनाता तो वो अपने को इतना हिकारत वाला तो बनाता नहीं। फिर ये जाति व्यवस्था बनाई किसने? बड़ी विनम्रता से मेरा सवाल है। जिसने बनाई उसने अपने को श्रेष्ठ बनाया, उसका लाभार्थी बनाया, उसको सम्मान दिलवाया, सत्ता दिलवाई, संसाधन दिलवाए। मेरी किताब, मैं बहुत खुश हूं कि आपके रैक पर रखी हुई है और यही सवाल करती है कि जाति जनगणना जैसे ही हम लोग मांग करते हैं तो इस देश में एक नैरेटिव चलता है कि जातिवादी ये लोग हैं जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ जाएगा अगर आप जाति की बात करने लगेंगे। अगर आप बात नहीं करेंगे तो जातिवाद नहीं है देश में। कितना अच्छा है कि पढ़ने का काम एक ही जाति कर रही है, व्यापार का काम एक ही जाति समूह कर रहा है, उत्पादन एक ही जाति समूह कर रहा है, महिला एक ही जाति समूह ढो रहा है, मंदिर में एक ही जाति समूह अंदर बैठा है, एक ही जाति समूह खेत में मजदूर बना बैठा है। कितना अच्छा तो चल रहा था। ये अचानक से कोई बुद्ध कैसे पैदा हो गया, कोई कबीर कैसे पैदा हो गया? एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, और एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। क्यों लिखना पड़ा? तुम कत बाभन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। कब? 15वीं 16वीं शताब्दी, 13वीं 14वीं शताब्दी कबीर की, और 15वीं 16वीं तक सारा संत आंदोलन चल रहा है। किसके खिलाफ? मतलब मैं जानना चाहता हूं किसके खिलाफ? ये जातिवाद बनाया किसने? मेरी किताब में 7वां चैप्टर है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि अंग्रेजों का कसूर कि जातियों को गिनकर जातिवादी बना दिया भारत को, कि जाति जनगणना हो गई इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजों के समय सबसे पहले जाति गिनी गई थी, तभी ना गिनी गई। मतलब इतनी मूर्खतापूर्ण तर्क पर इस देश का बुद्धिजीवी फिदा है। अंग्रेज क्या किए? जाति बनाए? नहीं, गिने। बनाया कौन? मैं ये जानना चाह रहा हूं। अंग्रेजों ने गजेटियर बनाया। मेरी जाति जनगणना वाली किताब ये साबित करती है कि अंग्रेजों के पहले भी जाति जनगणना होती थी। मारवाड़ में, मारवाड़ विगत, वहां पर
नैसड़ी में बाकायदे उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिला 1650 का, और कह रहा है कि राजस्थान में जातियों को गिन करके ये बताया गया कि इस जाति के लोग ये पेशा करते हैं, इस जाति के लोग ये पेशा करते हैं। अंग्रेजों तक कुछ गिन ही नहीं रहे थे। उसके पहले आईने अकबरी में भी उल्लेख मिलता है, मौर्य काल में भी उल्लेख मिलता है। तो गिनना एक अलग चीज है। सभ्यता को जब भी आपको चलाना होगा, आंकड़ों की जरूरत होगी। मेरी किताब शुरू होती है कि कभी कोई चरवाहा, जब अंक नहीं बने हैं, जब संख्या नहीं आई है, तो कोई चरवाहा भेड़ चराने जाता होगा तब भी उसको गिनना पड़ता होगा। लेकिन कैसे गिने? शायद कोई वो कंकड़ से गिनता होगा, शायद मनके से गिनता होगा, शायद कपड़े में गांठ लगाता होगा। हम सब इतिहास पढ़े हैं। जितने कंकड़ जेब के अंदर उतनी भेड़ें जेब घर के अंदर, जितनी भेड़ें घर के बाहर उतने कंकड़ जेब के बाहर। फिर आंकड़े आए होंगे, फिर नंबर आया होगा, संख्या आई होगी। और जब जब सभ्यता को व्यवस्थित करना पड़ा होगा पॉलिसी बनाने के लिए, तो आंकड़े चाहिए होंगे। तो पूरी दुनिया में जनगणना होती है, भारत में भी होती है। भारत में जनगणना में जो बंटवारा था सत्ता, संसाधन और सम्मान में, उसका बेसिक टूल अगर बना दिया जाति को, तो जाति तो गिनना पड़ेगा। तो गिनने वाला पैदा करने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा है और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं अनईजी फील कर रहा हूं, मैं बता नहीं पा रहा हूं कि बीमारी क्या है। फिर डॉक्टर कह रहा है कि रुकिए, जांच करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने जांच की, रिपोर्ट दिखाई तो कहा कि ये तो बड़ा गंभीर संकट है, आपका तो किडनी फेल है। मरीज चौंक पड़ा, ये डॉक्टर वाह हमारी किडनी फेल कर दिया। डॉक्टर क्या करेगा? इस देश के बुद्धिजीवियों की इससे बड़ी शर्मनाक बौद्धिकता क्या होगी कि ये जातिवादी कहते हैं अंबेडकर को, फूले को, लोहिया को, जिन्होंने जाति के विनाश की बात की, जाति के नाम पर गैर बराबरी दूर करने की बात की। और आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव को कहते हैं कि जातिवादी है क्योंकि बार बार जाति की बात करता है। मेरी किताब का पन्ने में लिखा हुआ, कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। तुम बड़े कैसे और पिछड़े दलित छोटे कैसे? तुम वाइस चांसलर बन गए हो, वो क्यों नहीं बनेगा? तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बने हो, वो क्यों नहीं बनेगा? तुम 100 अरबपतियों की सूची जारी करते हो, उसमें एक भी 90% आबादी का नहीं है। मेरे क्लासरूम में दिल्ली विश्वविद्यालय में 90% आबादी के 10% लोग भी नहीं है। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के 90 डिग्री कॉलेज में से एक भी का SC ST OBC माइनॉरिटी प्रिंसिपल नहीं है। तो देश सबका कैसे? ये सवाल जो पूछ दे, ये मैं कंक्लूड कर रहा हूं। जाति की बात करने वाला जातिवादी नहीं है। कौन है? जाति छिपाने वाला। क्योंकि जाति को छिपाना उसी के लिए संभव है जो जाति के नाम पर लाभार्थी है। एक पिछड़े, एक शेड्यूल कास्ट, एक आदिवासी के लिए संभव ही नहीं कि वो अपनी जाति छिपा। इसमें आप सही कह रहे हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया लाइन जो मुझे लगती है कि अगर आप 25 साल 30 साल के हो चुके हैं और आप ये बहुत मासूमियत से, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला इस समय तक मेरी जाति क्या है, तो मान लिया जाएगा कि आप उच्च जाति से ही हो सकते हैं भारत में, कि आपको पता नहीं चला कि आप लंबे समय तक किस जाति से हैं। एक सवाल मेरा ये है, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, टीवी पे बैठते हैं शाम में डिबेट में, संघ विचारक कहे जाते हैं, और उनका सबसे पसंदीदा काम है कि बाबर के समय, अकबर के समय जो कुछ हुआ, औरंगजेब के समय, उसका हिसाब वो आज मोहम्मद रहमान और बाकी आज की जो मुस्लिम आबादी है उससे लेते हैं। लेकिन जब ये यूजीसी बिल पर विवाद हुआ तो उनका एक तर्क था, मैं आपके सामने रखता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आज से कई हजार साल पहले अगर किसी ने किसी के कान में पिघलता हुआ डाल दिया था कुछ सुनने की वजह से, तो उसका बदला आज आप हमसे क्यों लेना चाहते हैं? तो आप लोग जो है वो वर्षों पुराने प्रताड़ना का जो बदला है वो आज की सवर्ण जाति से लेने का मन बना के बैठे हैं। आपके इस सवाल पर भी वो नाराज हो जाएंगे क्योंकि जवाब भी आपने शुरू में दे दिया। मुसलमानों से बदला लेने में 500 साल पीछे जाओगे। आज का जो असलम और ये जो कुरैशी है, ये जो अंसारी है, दुनिया है, जो लिंचिंग में मार रहे हो, ये औरंगजेब की वजह से, बाबर की वजह से। इनको अगर कायदे से, जो विचारक है ना, संघ विचारक ही, यूनिवर्सिटी का विचारक नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटी वाले मानते ही नहीं विचारक। भाई आप प्रोफेसर हो। लक्ष्मण यादव को नौकरी से जब परमानेंट नहीं किया गया तो बहुत सारे संघी कह रहे थे ये तो राजनीति करते थे, ये मंचों पर जाकर भाषण देते थे। ई का करता है, ये जो DU के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का है,
ये क्या करता है, शाखा लगवाता है। ये शाखा मृग है, और शाखा लगवाने के एक पार्टी, एक विचार, एक संगठन, एक झंडा, ये काम करते हैं। तो आप यूजीसी की गाइडलाइन में आपको छूट है कि संघ के होकर के पूरे यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लीजिए, संघ विरोधी नहीं रहेगा उसमें। एक बात। दूसरी बात कि 1000 साल पहले किसी ने ऐसा किया, मैं अभी भी कहूंगा कि अगर उसको बैठा देंगे सामने, एक पॉडकास्ट उसका करिएगा, उससे पूछेगा तो वो कह देगा कि ऐसा किसी ने किया ही नहीं, ये तो बस लिख दिया है किताब में। अच्छा, हमारे देश में तो जातिवाद कभी था ही नहीं। मेरी किताब है, उसमें पहला पन्ना मैंने ये लिखा कि अंग्रेज जब आए भारत में तो देखकर हैरान थे कि वर्ण व्यवस्था है लेकिन कागज पर है। शूद्र सुबह का खाना ब्राह्मण की थाली में खा रहे हैं बैठ के, और शाम का क्षत्रिय थाली में। जो विश्वविद्यालय गुरुकुल चल रहे हैं उसमें प्रोफेसर बनकर के कोई निषाद, कुम्हार, लोहार, बढ़ई है, और विद्यार्थी बनकर के कोई ब्राह्मण क्षत्रिय बैठा हुआ है, और महिला ढोने का काम कुछ और दूसरी जातियां कर रही हैं। अंग्रेज हक्का बक्का हो गए कि अरे इस देश में तो जातिवाद है ही नहीं, अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं। तब उन्होंने मनु को बनाया, मनुस्मृति लिखवाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, फिर जाति व्यवस्था बनाई, फिर जातियों को गिन करके भारत को जातिवादी बना दिया। ये मेरी किताब का चैप्टर है। ये मजाक है। अब एक आखिरी जवाब उस व्यक्ति को दे दूं। फूले की जयंती आ रही है, उस व्यक्ति को कहिएगा समय निकालकर महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़े, जिसके सामने प्रधानमंत्री भी झुक करके माथा नवाते हैं। अभी फूले जयंती पर प्रधानमंत्री के भाषण होंगे, और महाराष्ट्र भाजपा चरणों में होगी महात्मा फूले के, क्योंकि महात्मा फूले का सत्य शोधक, महात्मा फूले का विचार महाराष्ट्र के जागरण का विचार है और पूरे भारत के जागरण का विचार, उसको मना नहीं कर सकते। अब उससे पूछिएगा कि गुलामगिरी समर्पित किसको है? अमेरिका के उन गैर निग्रो लोगों को, ब्लैक्स जिसको आसान भाषा में कह लें, जिन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दिया। आसान कर दूं? चलिए आसान करते हैं नया उदाहरण से। कोविड के आसपास का वाकया है। एक ब्लैक को एक वाइट पुलिसमैन ने कंधे, गर्दन पर पैर रख करके इतना दबाया कि उसकी जान चली गई। अमेरिका में विद्रोह भड़क उठा, सड़क पर ब्लैक्स उतर गए कि आज भी रंग भेद, नस्ल भेद। अमेरिका वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी, दैट हालांकि आजकल शर्मा रहे होंगे कि वहां जिसको बिठाया है वहां भी हालत खराब है। वहां भी मत कहिए। भारत वाले तो कई बार कहते हैं कि उतना खराब तो हमारे यहाँ नहीं। हाँ, ये भी कई बार कहा जाता है। अब आप अमेरिका से सीखिए और इन विचारक को जैसे लोगों को सिखाइए। व्हाइट्स ने, गूगल करके ये इमेज डालिएगा अपने इस पॉडकास्ट में, व्हाइट्स ने घुटने पर बैठ करके माफी मांगी कि उनके पुरखे व्हाइट्स ने सैकड़ों साल पहले जिन ब्लैक्स के साथ भेदभाव किया था, हम उसकी माफी मांगते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, भारत में जिन जातियों ने जातिवाद के नाम पर बाकी जातियों के साथ अमानवीय भेदभाव किया, कबूल नहीं करते, माफी मांगने की बात ही छोड़िए। सही बात। एग्जाम्पल नंबर 2, पूरे यूरोपीय कंट्रीज में और अमेरिका में म्यूजियम बनाए हुए हैं। नेक्स्ट जनरेशन को वो दिखाते हैं कि कितने टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते थे। म्यूजियम है, और भारत में ये सब कहते हैं कि हम करते ही नहीं थे। अम्बेडकर को चौदाड़ महाड़ सत्याग्रह करना पड़ा तालाब का पानी पीने के लिए। ज्योतिबा फूले को अपना कुआं खोलना पड़ा क्योंकि अछूतों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। अभी चप्पल पहनने पर पीटा जाता था। 100 साल पुरानी इस बात से शुरू करो। मेरी किताब जाति जनगणना एक एक उदाहरण देती है। ये बात करेंगे ये लोग अपर कास्ट के हेजेमनी के वर्चस्व की वजह से, इनको आज तक उसका शिकार तो होना नहीं पड़ा। लेकिन ये एक बार जवाब दें कि ये खटिया पर बैठने पर मारा जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था। अब ये कहते हैं ऐसा होता ही नहीं था इस देश में। ये तो लक्ष्मण यादव जैसे कुछ लोग हैं, ये जातिवाद फैला रहे हैं ये बात बोलकर। तो फूले क्या कर रहे थे? लोहिया क्यों लिख रहे थे? किसान सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये लड़ाई किसके खिलाफ थी? मंडल आंदोलन का विरोध कौन कर रहा था? यही संघ विचारक। मंडल आंदोलन विरोधी है। इस 3 सैंपल पूछिएगा इन सारे जातिवादियों से। पहला, संविधान पढ़ा कि मनुस्मृति। दूसरा, आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए कि नहीं। तीसरा, इनसे जरूर पूछेगा कि मंडल आंदोलन सही था कि गलत था। तुरंत कलई खुल जाएगी। इट मीन्स, आखिरी में एक एग्जांपल दे दूं, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं, आराम से वक्त लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में वह भाषण लिखा किताब की शक्ल में जो वो दे नहीं पाए जात पात तोड़क मंडल में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। गांधी नाराज हो गए। अंबेडकर ने ऐसी किताब लिखी है, हर हिंदू को पढ़नी चाहिए।
बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट दे रहा हूँ नई जनरेशन के लिए, इन विचारकों के पछड़े मत पड़े, ये सब तो जो है गोबर में विज्ञान ढूंढते हैं। अपना बेटा बेटी को कभी दंगा में नहीं बचाएगा, रामनवमी के जुलूस में नहीं शामिल कराएगा, कांवड़ लेने नहीं जाएगा। सबका बेटा बेटी किसी कॉन्वेंट स्कूल में हजारों रुपए फीस देके पढ़ता है, फिर विदेश में पढ़ने जाता है और करोड़ों रुपए के पैकेज पे काम करता है, और रात दिन ये सब नफरत फैलाते हैं केवल गरीबों के बच्चों के लिए। इसलिए फैक्ट पर जाए नहीं पड़े, गांधी और अंबेडकर से सीखे। अंबेडकर ने लिखा, धर्म जाति को प्रोटेक्ट करता है। धार्मिक किताबों ने जातिवाद को स्टैब्लिश्ड कर दिया, थ्योराइज कर दिया और समाज के बीच में प्रचलित कर दिया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं इस धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, मरूंगा नहीं, क्योंकि सुधार इसमें दिख नहीं रहा है। बंद दरवाजा है, क्लोज्ड ग्रुप डॉक्टर अंबेडकर कहते थे। एक जाति, आप गरीब से अमीर हो सकते हैं, आप जाति नहीं बदल सकते। तो गांधी ने कहा कि हर हिंदू को यह किताब पढ़नी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर तो हिंदुओं की एकता के लिए खतरा है। यहां से पत्र व्यवहार शुरू हुआ है। फॉरवर्ड प्रेस से किताब आई है, जाति का विनाश उसका नाम है, राजकिशोर जी ने संपादित की, सिद्धार्थ जी उसमें फुटनोट लगाए। उसके आखिरी में वो चिट्ठियां हैं। नई जनरेशन के नौजवान जाकर एक किताब खरीदे मेरे कहने पर और गांधी अंबेडकर संवाद पढ़े। चिट्ठी, ये संवाद खत्म कहां हो रहा है पता है? गांधी कुछ वादा करते हैं अंबेडकर से कि आपकी बात सही है, हम इस देश के सवर्णों को ये बात समझाएंगे कि आप अपने भीतर के जातिवाद को कम करिए, जहां बीमारी वहां इलाज होना चाहिए, लेकिन आप भी अपने कुछ स्वर को मध्यम रखिए, हम एक बराबरी का भारत बनाएंगे। गांधी कह रहे हैं अंबेडकर से, और वही गांधी 1940 के बाद लिखते हैं कि मैं नाकाम रहा। इस देश के सवर्णों ने जाति उन्मूलन के आंदोलन नहीं किए, और जिन सवर्णों ने जाति उन्मूलन के हक में कुछ कदम उठाया उनको ये अपना मानते नहीं। राहुल सांकृत्यायन, राम मनोहर लोहिया, और उसके बाद अनगिनत नाम है, कहेंगे तो आप गिना दूंगा। यह है जातिवाद। तो गांधी ने तय किया कि मैं अब उसी शादी में जाऊंगा जो अंतरजातीय होगी। गांधी अपने विचार से कह रहे हैं कि मेरा अगला जन्म हो तो मेहतर के घर हो, और उस अंतरजातीय विवाह में जाऊंगा जिसमें लड़की, आप कल्पना करिए, सामाजिक रूप से निचली पायदान पर हो। अंबेडकर जब आलोचना करते थे गांधी की कि बहुत बारीक है ये आदमी, बच के रहना, तो गांधी से लोग जाते थे कहने कि अंबेडकर आपके खिलाफ बहुत सख्त बोलते हैं और आप कुछ बोलते नहीं। तो वो कहते थे कि अंबेडकर जिस जगह से बोलते हैं ना, उनकी जगह अगर मैं होता तो इससे ज्यादा सख्त होता। सही बात कर। इस देश ने इतना विभाजन दिया है, आप उससे बड़े हो गए। आप असल में नई पीढ़ी जो आपने तैयार की वो फैक्ट जानती नहीं, इतिहास पढ़ती नहीं। त्रिवेणी संघ मेरी किताब में पढ़िए, मैं अपने नए बच्चों को कह रहा हूँ। त्रिवेणी संघ जब 90% की बात कर रहा था कि बराबरी हो, तो उसके ऊपर हमला हो रहा था। कौन कर रहा था हमला? बाबर, औरंगजेब, हुमायूं। मंडल कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? मैं यही कंक्लूड कर रहा हूं। इट मीन्स कि जातिवाद वो नहीं करता जो जाति की उन्मूलन की बात करता है। जाति छिपाने वाला सबसे बड़ा जातिवादी है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जाति जनगणना हो जाएगी तो डेटा मिलेगा, सब बराबर हो जाएंगे, अपने आप जातियां इररिलेवेंट हो जाएंगी, अपने आप रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं रहेगी। रिजर्वेशन लागू इन्होंने होने नहीं दिया, उसकी आलोचना सबसे ज्यादा करते हैं। तो एक गहरे विमर्श का विषय है। इस तरह हल्के जातिवादी मानसिकता से न आप सामाजिक न्याय को कभी समझ पाएंगे, न जाति की संरचना को, और न जाति के विनाश के आंदोलन को समझ पाएंगे।